नमस्कार दोस्तों। चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म की निःशुल्क क्लास की श्रृंखला में पिछली क्लास में हमने मूल अधिकारों की सामान्य चर्चा की थी। साथ ही हमने समानता के अधिकार के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज की क्लास में हम स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो समानता के अधिकार के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। आज का जो अपना अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। पहली बात, स्वतंत्रता के अधिकार की करें। स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख पहली बात तो 19 से लेकर 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें टोटल 6 नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। यहां पर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान या फिर मूलतः बात करें तो 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी, जिसका उल्लेख पहले 19(1) में किया गया था, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कुल मिला के 6 नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में वर्तमान में 6 नागरिक स्वतंत्रता है। इसमें अलग अलग स्वतंत्रता की हम बात करें तो पहली जो स्वतंत्रता है 19(1) का विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। काफी प्रश्न आता है यहां से, ध्यान रखना। अनुच्छेद 19(1) का भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब ध्यान रखना, यहां पर विचार अभिव्यक्ति के जितने भी साधन है वो सारे के सारे इसमें समाहित है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता की बात करें, संविधान में अलग से इसका उल्लेख नहीं किया गया। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही इसको शामिल माना गया है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि मीडिया की स्वतंत्रता है या प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो अनुच्छेद 19(1) का विचार अभिव्यक्ति में ही इसको शामिल माना गया है। या फिर मान लो कि कूट वाला प्रश्न आ जाए और उसमें एक कूट हो कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही उसको शामिल माना गया है, तो ये दोनों कूट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। संविधान में अलग से उल्लेख भी नहीं है, लेकिन उसको किसमें शामिल माना गया है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल माना गया है। इसी प्रकार जैसे मान लो दूरदर्शन है, दूरदर्शन है या सिनेमा है, सिनेमा है, ये भी अपने आप में क्या है? विचार अभिव्यक्ति के ही साधन है। सिनेमा है, दूरदर्शन है, ये भी विचार अभिव्यक्ति के ही साधन है। वो भी किसमें समाहित माने जाएंगे? अनुच्छेद 19(1) का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल माने जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करें सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार, इसको भी किसमें शामिल माना गया है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर जो डिसीजन दिए गए हैं उसमें इसकी व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि सूचना का अधिकार है वो भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल माना जाएगा। इसी प्रकार चुप रहने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति है अगर किसी मुद्दे पर चुप है, इसका मतलब चुप रहकर भी वो अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा है। तो चुप रहने का जो अधिकार है वो भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है। तो अनुच्छेद 19 में वर्णित जो 6 स्वतंत्रता है उसमें पहली स्वतंत्रता विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान रखना, विचार अभिव्यक्ति के जितने भी साधन हैं वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने पढ़ा प्रेस की स्वतंत्रता है, दूरदर्शन या सिनेमा की स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार।
आगे बात करें, अनुच्छेद 19 में हालांकि प्रत्येक नागरिक को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, वर्तमान की बात करें मूलतः 7 थी। अब ध्यान रखना, प्रत्येक स्वतंत्रता है अपने आप में अबाध नहीं है, प्रत्येक स्वतंत्रता के साथ कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, प्रत्येक स्वतंत्रता के साथ कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 19(2) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंधों की बात की गई है कि किस किस आधार पर आपको विचार अभिव्यक्त करने से रोका जा सकता है, किन आधारों पर आपके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। तो यह कौन कौन से आधार है, एक तो भारत की प्रभुता और अखंडता। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति अपने विचारों से देश की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने की कोशिश करता है, देश की एकता के विरुद्ध विचार अभिव्यक्त करता है, तो उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य की सुरक्षा, यानी कोई व्यक्ति अपने विचारों से राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की कोशिश करता है तो भी उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, अगर किसी के विचार किसी दूसरे देश के साथ भारत के अगर मान लीजिए संबंध मित्रवत होने जा रहे हैं और कोई अपने विचारों से उनमें बाधा बन रहा है, तो ऐसे में भी उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा लोक व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था के खिलाफ कोई विचार अभिव्यक्त करता है, नैतिकता सदाचार या शिष्टाचार के खिलाफ कोई विचार अभिव्यक्त करता है, न्यायालय की अवमानना करने की कोशिश करता है या किसी को मानहानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इन आधारों पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो ये प्रतिबंध के जो आधार है एग्जैक्ट ऐसे कैसे आपको याद रखना है, किन आधारों पर लगाया जा सकता है, भारत की प्रभुता अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार सदाचार या फिर आप नैतिकता भी बोल सकते हो, नैतिकता या फिर न्यायालय की अवमानना और मानहानि, इनके आधार पर विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। तो पहले में आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 स्वतंत्रता थी, संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी उसे 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में टोटल कितनी है, 6 नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, उसमें पहली की हमने चर्चा की विचार और अभिव्यक्ति की, इसमें याद रखना प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, इसी में शामिल माना गया है। दूरदर्शन, सिनेमा, सूचना का अधिकार, चुप रहने का अधिकार या विचार अभिव्यक्ति के जो अन्य साधन हैं वो सारे के सारे विचार अभिव्यक्ति में शामिल माने गए हैं। फिर आपको याद रखना है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अबाध नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और प्रतिबंध के आधार आपको कंपल्सरी रूप से आपको याद रखना है, काफी बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट स्वतंत्रता की बात करें हम, अनुच्छेद 19 में टोटल कितनी 6 नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। दूसरी बात करें, दूसरी जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1) है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 19(1) है भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी जो भी सम्मेलन आयोजित किया जाता है उसका उद्देश्य लड़ाई झगड़ा करना, अव्यवस्था फैलाना नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण सम्मेलन हम आयोजित कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) है प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह भी अबाध नहीं है, इस पर भी अनुच्छेद 19(3) के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। अब इस पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, एक तो भारत की प्रभुता और अखंडता और दूसरी लोक व्यवस्था, यानी कोई सम्मेलन है वो भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है या लोक व्यवस्था के खिलाफ या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है, ऐसे सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो दूसरी अपनी 6 स्वतंत्रताओं में से दूसरी थी शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता।
इस पर किन आधारों पर प्रतिबंध? भारत की प्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। तीसरी जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) में उसका उल्लेख किया गया है, यह है संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। पहली चीज इसमें याद रखना, सहकारी समिति शब्द था मूलतः संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया? ये 97वें संशोधन 2011 के माध्यम से ये जोड़ा गया। तो याद रखना अनुच्छेद 19(1) है, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सहकारी समिति शब्द था वो 97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। अब ध्यान रखना यहां पर राजनीतिक दल भी एक संगठन है, राजनीतिक दल भी एक संगठन है, या फिर कोई दबाव समूह भी एक संगठन है, दबाव समूह भी एक संगठन है, या फिर युवाओं का कोई संगठन है, युवाओं का कोई संगठन। वो सारी की सारी ये हम बनाते हैं, वो कौन सी आर्टिकल के तहत बनाते हैं? अनुच्छेद 19(1) तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19(1) में इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी नागरिक संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है, सहकारी समिति का गठन कर सकता है। सहकारी समिति वाला आपको याद रखना है 97वें संशोधन 2011 द्वारा। यह भी अबाध नहीं है, इस पर भी ध्यान रखना, प्रतिबंध आरोपित किए गए अनुच्छेद 19(4) के तहत कोई भी व्यक्ति देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कोई संगठन नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति किसी संगठन के माध्यम से लोक व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचा सकता। अगर लोक व्यवस्था को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो ऐसे संगठन पर प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। कोई भी संगठन सदाचार के खिलाफ गठित नहीं किया जा सकता। इनके अधीन रहते हुए प्रत्येक नागरिक को संघ, संगठन, सहकारी बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगली हम स्वतंत्रता की बात करें, अनुच्छेद 19(1) है भारत के भीतर अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के अंदर आने और जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब ध्यान रखना यहां संचरण या भ्रमण की बात करें, भ्रमण भी दो प्रकार का है, एक तो आंतरिक भ्रमण, आंतरिक भ्रमण, और दूसरा है बाह्य, बाह्य या फिर विदेश यात्रा, विदेश यात्रा। ये दो प्रकार का भ्रमण है, ध्यान रखना। आंतरिक भ्रमण का मतलब क्या है? अपने देश के भीतर, उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर नागालैंड से लेकर गुजरात तक, अपने देश की सीमाओं के भीतर भ्रमण को क्या बोलेंगे हम? आंतरिक भ्रमण। ध्यान रखना अनुच्छेद 19(1) है वो केवल आंतरिक भ्रमण की छूट देता है। अनुच्छेद 19(1) है केवल अपने देश के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। विदेश यात्रा की बात करें, इसकी रक्षा अनुच्छेद 21 करता है। विदेश यात्रा की बात करें, इसकी रक्षा कौन सा आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 21। विदेश यात्रा का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 में नहीं आता। अनुच्छेद 19 में केवल देश के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगली स्वतंत्रता की बात करें, अनुच्छेद 19(1) भारत के भीतर निवास या बसने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) क्या कहती है? कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में बस सकता है, जमीन खरीद सकता है, वहां पर स्थायी या अस्थायी बस सकता है, रह सकता है। हालांकि पहले इसका अपवाद था एक, यानी पहले इसका अपवाद था जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड
कश्मीर पहले अपवाद था, लेकिन ध्यान रखना 5 अगस्त 2019 को 370 में जो विशेष दर्जा दिया गया था उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो वर्तमान में इसका कोई अपवाद नहीं है। आज हम जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं, आज हम जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 एक अण है, भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था अनुच्छेद 19 में वर्णित जितनी भी स्वतंत्रता है अबाध नहीं है। प्रत्येक स्वतंत्रता के साथ कुछ न कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। तो ध्यान रखना, न केवल आबाद आने जाने की जो स्वतंत्रता है बल्कि निवास दोनों ही स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। कौन से? अनुच्छेद 19(5) के तहत साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में आने जाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बसने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो पहला प्रतिबंध तो यह है। अब कैसे? जैसे एक उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे मान लीजिए कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। अब आप जानते हो कोरोना जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। तो ऐसे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है उसको रोका जा सकता है, क्योंकि ये साधारण जनता के हित में नहीं है। वो जहां जाएगा लोगों को संक्रमित करेगा। जैसे कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में एक आदेश भी पारित किया है, बाहरी राज्यों से आने वाले जितने भी व्यक्ति थे उनको रोक दिया गया है। क्यों रोका गया? साधारण जनता के हित में रोका गया। तो इस प्रकार प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही जनजातीय जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति है, उनकी अपनी एक अलग संस्कृति होती है जो सामान्य संस्कृति से मैच नहीं करती, उनके संरक्षण के लिए भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण हेतु भी आने जाने की स्वतंत्रता पर और निवास की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। राज्य चाहे तो जनजातीय क्षेत्रों में बसने की छूट नहीं दे, चाहे तो जनजातीय क्षेत्रों में जाने से हमें रोक सकता है, और इसका उद्देश्य क्या है? जनजातियों का संरक्षण करना। तो ध्यान रखना, आने जाने की स्वतंत्रता और या फिर भ्रमण की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता है, इस पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एक तो साधारण जनता के हित में और दूसरा जनजातियों के संरक्षण हेतु। अनुच्छेद 19 में वर्णित लास्ट जो स्वतंत्रता है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(6) में किया गया है, इससे पहले हम बात करें अनुच्छेद 19(1)(6) की बात करें, संपत्ति अधिग्रहण की स्वतंत्रता थी, संपत्ति की स्वतंत्रता थी, जिसे 44वें संशोधन द्वारा 1978 में क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 स्वतंत्रता है, जिसमें अंतिम है अनुच्छेद 19(1)(6), कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए कोई भी वृत्ति अपना सकता है, व्यापार अपना सकता है, कारोबार अपना सकता है, लेकिन ये भी अबाध नहीं है, इस पर भी प्रतिबंध लगाए गए अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत। और ये प्रतिबंध है तकनीकी योग्यता निर्धारित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति व्यापार करता है और उसके लिए कुछ अनिवार्य तकनीकी योग्यता की आवश्यकता है, तो राज्य ऐसा व्यापार करने से पहले तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है। दूसरा, किसी उद्योग के लिए लाइसेंस संबंधी योग्यता भी, जैसे मान लीजिए शराब की दुकान है उसके लिए लाइसेंस निर्धारित कर दे, पटाखों की दुकान है उसके लिए लाइसेंस निर्धारित कर दे। तो तकनीकी योग्यता संबंधी या आवश्यक लाइसेंस संबंधी योग्यता निर्धारित की जा सकती है। इन आधारों पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 की हमने चर्चा की। 19 में मूलतः 7 नागरिक स्वतंत्रता थी, वर्तमान में कितनी है? 6। संपत्ति की है स्वतंत्रता, उसे हटा दिया गया है। तो 6 नागरिक स्वतंत्रता है, उसमें पहली जो स्वतंत्रता थी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है, सूचना का अधिकार भी इसी में शामिल है, सिनेमा दूरदर्शन चुप रहने का अधिकार भी इसी में शामिल है। दूसरी हमने स्वतंत्रता की बात की निरायुध शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता,
तीसरी जो स्वतंत्रता थी, संघ, संगठन, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल भी इसी में है। चौथी जो स्वतंत्रता थी, देश के भीतर आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता। यहां पर हमने पढ़ा कि विदेश यात्रा है वो 19 में नहीं आती है बल्कि अनुच्छेद 21 में आती है। उसके बाद हमने पढ़ा पांचवी, भारत में कहीं पर भी निवास या बसने की स्वतंत्रता। पहले इसका जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जो विशेष दर्जा दिया गया था, साथ ही धारा 35A जो अन्य नागरिकों को वहां पर बसने से रोकती थी, उन दोनों को समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में इसका कोई अपवाद नहीं है। हालांकि कुछ प्रतिबंध साधारण जनता के हित में और जनजातियों के संरक्षण हेतु प्रतिबंध लगा सकते हैं। और छठी स्वतंत्रता के बारे में हमने पढ़ा, आजीविका हेतु कोई भी व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। न केवल आपको स्वतंत्रता याद रखनी है बल्कि इनके प्रतिबंध भी आपको याद रखने हैं। विशेषकर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको अनिवार्य रूप से आपको याद रखना है, बेहतरीन तरीके से समझकर याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की बात करें, यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। यह क्या कहता है, यानी अपराधियों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है। एक तरीके से इसका उद्देश्य क्या है कि किसी को मनमर्जी तरीके से गिरफ्तार न किया जाए, यह इसका मूलभूत उद्देश्य है। तो यह क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विद्यमान कानून के उल्लंघन पर ही दंडित किया जाएगा। यानी इसकी दो व्याख्या है, इसकी दो व्याख्या है। इसका पहला जो पार्ट है वो कहता है कि जब पहली व्याख्या की अगर मैं बात करूं, क्या कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है तब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साधारण भाषा में हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति को मनमर्जी तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब उसने किसी कानून का क्या किया है, उल्लंघन किया है। एक व्याख्या तो यह है इसकी। दूसरी व्याख्या की बात करूं, जैसे मान लीजिए कोई अपराध है, जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी की और चोरी, जैसे उसने चोरी की 1 जुलाई 2020 को उसने चोरी की, ठीक है। उस समय चोरी की सजा 6 माह थी, लेकिन ध्यान रखना 31 दिसंबर 2020 को फैसला आया। 31 दिसंबर 2020 को जब फैसला आया, उससे पहले कानून बदल गया था, उससे पहले कानून बदल गया था। अब इसकी प्रावधान क्या कर दिया गया, 6 माह नहीं 1 साल सजा का प्रावधान है, 1 साल सजा का प्रावधान है। यानी जब उसने चोरी की थी तब सजा उसके लिए क्या थी, 6 माह थी, लेकिन जब न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया तब सजा बढ़ा दी गई और कितनी कर दी गई, 1 साल कर दी गई। तो ऐसे में ध्यान रखना, यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने जब कानून का उल्लंघन किया था तब क्या सजा का प्रावधान था, उसे वही सजा मिलेगी। कहने का मतलब है 1 साल की सजा नहीं मिलेगी, उसे कितने माह की मिलेगी, 6 माह की, क्योंकि उसने जब चोरी की थी तब चोरी की सजा 6 माह थी, न कि 1 साल। तो इस प्रकार इसकी दो व्याख्या होती है। पहली व्याख्या, किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन पर ही गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और दूसरा, जिस दिन उसने उल्लंघन किया कानून का, उस दिन क्या सजा थी, वही सजा उसे मिलेगी। दूसरी बात करें, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान करता है। यानी कोई व्यक्ति अगर एक अपराध करता है उसे एक बार ही दंडित किया जाएगा, बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। उसने बार बार अपराध किया है तो बार बार दंडित किया जाएगा। एक बार ही अपराध किया है, उस अपराध के लिए उसे केवल एक बार ही सजा मिलेगी। तीसरा, स्वयं के विरुद्ध गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी यह छूट प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, बाध्य नहीं किया जा सकता। यहां तक कि व्यक्ति की सहमति के बिना नार्को टेस्ट या पोलोग्राफी जैसे टेस्ट,
पोलोग्राफी जैसे टेस्ट भी नहीं किए जा सकते। नार्को टेस्ट, पोलोग्राफी टेस्ट है, ये मनोवैज्ञानिक टेस्ट है। इनमें व्यक्ति न चाहते हुए भी खुद ही सत्य बोलना शुरू कर देता है। तो ये अनुच्छेद 20 का जो तीसरा पार्ट है वो साफ साफ कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि व्यक्ति अगर कुछ नहीं बताना चाहता तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। यहां तक कि नार्को टेस्ट या पोलोग्राफी जैसे टेस्ट है वो भी व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किए जा सकते। तो अनुच्छेद 20 काफी इंपॉर्टेंट है, जो अपराधियों के लिए है, दोष सिद्धि से उनको संरक्षण देता है, किसी भी व्यक्ति को मन मर्जी तरीके से गिरफ्तार करने से रोकता है, व्यक्तियों को बार बार सजा के प्रावधान से रोकता है, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा, यहां तक कि अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम कह सकते हैं जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही जीवन जीने से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। पहली चीज इसमें याद रखना, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द है जापान से लिया गया। कहां से लिया गया? जापान के संविधान से लिया गया। अब इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 21 है वो प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर। यानी किसी व्यक्ति को अगर जीवन जीने से वंचित किया जाएगा तो उसकी निश्चित एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी और वो प्रक्रिया विधि पर आधारित होगी। उदाहरण के तौर पर बात करें, निर्भया केस काफी प्रसिद्ध केस है, दिल्ली से संबंधित। इसमें 4 दोषी थे। अपराध काफी आज से 8 साल पहले अब उन्होंने अपराध किया था, सबको पता था, लेकिन दोष सिद्ध नहीं हो पाया। उस समय उनको मृत्युदंड नहीं दिया गया। 2020 में उनको मृत्युदंड दिया गया। चाहते तो उस समय भी दे सकते थे, लेकिन आर्टिकल 21 क्या कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उनको दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो उनके लिए निश्चित प्रक्रिया अपनाई गई। जहां तक कानून के ऑप्शन थे उन्होंने उनका उपयोग किया, जब तक बच सकते थे वो बचे, लेकिन जब प्रक्रिया संपूर्ण हो गई और लास्ट में उनको पूर्णतः दोषी मान लिया गया, तब जाकर उनको मृत्युदंड दिया गया। आतंकवादी कसाब की भी ऐसी कुछ कहानी है। मुंबई कांड, उसमें मुख्य दोषी था, सबको पता था, लेकिन उसे भी तुरंत मृत्युदंड नहीं दिया गया, उसके लिए भी निश्चित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई। कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अबाध रूप से जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब ध्यान रखना, जीवन जीने का अधिकार है वो प्रकृति की देन है। जीवन हमें प्रकृति से मिला है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के सबसे निकट है। अब देखो अधिकारों की अवधारणा क्या है, 2 अवधारणाओं की बात करेंगे। ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल की जब आप अवधारणाएं पढ़ोगे वहां ज्यादा स्पष्ट समझ में आता है ये। ठीक है, यहां पर 2 अवधारणाओं की बात करेंगे। एक तो कानूनी अधिकारों की अवधारणा, कानूनी अधिकारों की अवधारणा, और दूसरी है प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा। कानूनी अधिकारों की अवधारणा क्या कहती है कि अधिकार हमें राज्य देता है। अधिकार कौन देता है? राज्य। और राज्य ही अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य ही अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। अभी तक का आपने इस टॉपिक में पढ़ा कि भारत में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो संविधान के अनुसार प्रदान किए गए हैं। भारत में जो अधिकार प्रदान किए गए संविधान के अनुसार, और संविधान उनकी रक्षा की गारंटी भी प्रदान करता है। इसका मतलब भारत में जो अधिकारों की अवधारणा है वो कैसी है? कानूनी अधिकारों की अवधारणा है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में अधिकारों की कौन सी अवधारणा को अपनाया गया है, तो आंसर क्या है? कानूनी।
अब प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा क्या कहती है? प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा कहती है कि हमें अधिकार राज्य ने नहीं दिए, अधिकार राज्य ने नहीं दिए, बल्कि अधिकार किसकी देन है? प्रकृति की देन है। अधिकार किसकी देन है? प्रकृति की देन है। राज्य तो केवल उनकी रक्षा करता है, हमें अधिकार प्रदान नहीं करता। अब देखो, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कौन सा अधिकार प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के सबसे निकट है। ध्यान रखना, अधिकार तो भारत में कानूनी है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में कौन सा अधिकार है जो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के सबसे निकट है, तो ध्यान रखना, जीवन हमें प्रकृति की देन है, तो ये जो अधिकार है प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के सबसे निकट माना जाता है। अब जीवन जीने का अधिकार है, मेनका गांधीवाद 1978, मेनका गांधीवाद 1978 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को और ज्यादा व्यापक बना दिया है, इस अधिकार का और विस्तार कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन जीने का अधिकार है केवल रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है, स्वच्छ जल व स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी इसमें शामिल है, जल्दी या त्वरित सुनवाई का अधिकार भी इसमें शामिल है, निजता का अधिकार भी इसमें शामिल है, स्वास्थ्य का अधिकार भी इसमें शामिल है, या अन्य जो भी है जैसे शुद्ध साफ सड़क का अधिकार भी इसमें शामिल है, चिकित्सा का अधिकार भी इसमें शामिल है, सूचना का अधिकार वहां भी था तो यहां भी शामिल है। ध्यान रखना, अब आपसे पूछ ली, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां से यहां तक का, ठीक है, कि एक प्रश्न तो ये हो गया, कौन से वाद में अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार का विस्तार किया गया, तो अपना आंसर क्या होगा? मेनका गांधीवाद 1978। अब काफी बार प्रश्न ये आ जाता है कि निम्न में से कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है, तो आपको न केवल जीवन जीने का अधिकार या प्राणी व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, बल्कि गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ जल स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार आदि इसी में शामिल माने गए हैं। तो ये अनुच्छेद 21 के ही हिस्से है। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया था विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, अभी 19 में हम चर्चा कर रहे थे भ्रमण की स्वतंत्रता में, तो अनुच्छेद 19 केवल आंतरिक देश के अंदर भ्रमण की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 21 है वो विदेश यात्रा का अधिकार प्रदान करता है, तो विदेश यात्रा का अधिकार भी इसी में शामिल है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं इसको, अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर ही जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और यह शब्द कहां से लिया गया? जापान के संविधान से, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह याद रखनी है, हालांकि भारत में कानूनी अधिकारों की अवधारणा अपनाई गई है, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए प्राकृतिक अधिकारों के निकट सबसे निकट अधिकार कौन सा है, तो जीवन जीने का अधिकार। लास्ट में इसमें याद रखना है, मेनका गांधीवाद 1978 था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को और विस्तार दे दिया है। अब इसमें बाकी के ये अधिकार भी शामिल है, गरिमायुक्त जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ जल पर्यावरण का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ये सारे के सारे जीवन जीने के अधिकार में ही शामिल है। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 21 का निशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये जो अधिकार था वो 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। यह अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की बात करता है, यानी भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 21 के तहत, जो कि 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। ध्यान रखना, इसको लागू करने के लिए संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 बनाया गया,
जो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यानी 1 अप्रैल 2010 से भारत के प्रत्येक बच्चे को जिसकी एज 6 से 14 वर्ष तक है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी या गिरफ्तार व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। कैसे? यह कहता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाए। अब ध्यान रखना, पुलिस है शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाती है। शुरुआती मामले में यह भी पता नहीं होता कि उसने अपराध किया है या नहीं किया। अब सोच के देखो, अगर किसी व्यक्ति को शक के आधार पर अपराध किया और उसको बंदी बना लिया गया, न्यायालय में नहीं ले जाया गया, न्यायालय में नहीं ले जाया गया, अब उसको 10 वर्ष तक जेल में डाल दिया गया और 10 वर्ष बाद न्यायालय में ले जाया गया और पता चला कि उसने तो अपराध किया ही नहीं था, निर्दोष है वो, तो सोचो जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे विरोधाभासों को रोकने के लिए यह अधिकार प्रदान करता है कि कोई भी बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको 24 घंटे के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। इन 24 घंटे में आने जाने का समय नहीं है, ताकि उसका पता लग सके कि उसने अपराध किया है या नहीं किया। अपराध किया है तो सजा हो जाएगी और नहीं किया है तो बरी कर दिया जाएगा। साथ ही यह कहता है वकील से परामर्श लेने का अधिकार भी देता है। यह प्रत्येक बंदी को अपना पक्ष रखने के लिए वकील या विधिक अधिकारी से परामर्श लेने का अधिकार प्रदान करता है। और साथ ही कहता है बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का कारण भी बताया जाए कि किस वजह से आपको बंदी बनाया गया है। अब इसके दो अपवाद है, ध्यान रखना। एक तो ये शत्रु देश के निवासी को प्राप्त नहीं है, यानी जो तात्कालिक शत्रु देश का कोई निवासी है अगर उसको बंदी बना लिया जाता है तो न तो उसको न्यायालय में पेश करना जरूरी है, न उसे वकील से परामर्श लेने का अधिकार दिया जाता है, और बंदी बनाए जाने का कारण भी बताना उसको आवश्यक नहीं है। तो इसमें याद रखना, एक तो शत्रु देश के निवासियों को प्राप्त नहीं है और दूसरा निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निवारक निरोध क्या है? अपराध करने से पहले शक के आधार पर गिरफ्तार करना, शक के आधार पर गिरफ्तार करना क्या कहलाता है? निवारक निरोध। यानी एक व्यक्ति पर मान लीजिए कि शक है यार ये अपराध करने वाला है, ठीक है, तो उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेना क्या कहलाता है? निवारक निरोध कहलाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को गिरफ्तार करना नहीं है बल्कि उसको अपराध करने से रोकना है। और इसमें सामान्यतः याद रखना है, इसमें जो सामान्यतः गिरफ्तारी है 3 माह तक हो सकती है। सामान्यतः जो गिरफ्तारी है वो कितने माह तक हो सकती है? 3 माह तक। 3 माह के बाद अगर किसी को गिरफ्तार रखना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल बनाया जाएगा। उसके सुझाव पर संसद है 3 माह से ज्यादा भी उसकी गिरफ्तारी बढ़ा सकती है। बाकी सामान्यतः मामलों में निवारक निरोध के तहत अधिकतम कितने माह गिरफ्तार किया जा सकता है? 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है। और ध्यान रखना, निवारक निरोध के तहत संसद द्वारा कुछ कानून भी बनाए गए हैं। निवारक निरोध संबंधी जो कानून है उसमें निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा दूसरा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा कानून, मीसा शॉर्ट में बोलते हैं, 1971 में बनाया गया था जिसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासू का कानून शॉर्ट में बोलते हैं 1980 में बनाया गया, फिलहाल भी ये क्या है? लागू है। इसके अलावा आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा कानून शॉर्ट में बोलते हैं 1985 में बनाया गया।
1995 में क्या कर दिया गया, समाप्त। इसके अलावा आतंकवाद निवारण अधिनियम, पोटा कानून जो शॉर्ट में बोलते हैं, 2002 में बनाया गया, 2004 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इन कानूनों के बारे में काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में निवारक निरोध के तहत कौन कौन से कानून बनाए गए, कब बनाए गए, कब समाप्त किए गए। तो अब तक संसद ने निवारक निरोध के तहत ये कानून बनाए हैं, आपको इनको याद रखना है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 22 में हमने पढ़ा कि गिरफ्तार व्यक्ति है उनको संरक्षण प्रदान करता है यह अधिकार, बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किए जाने का आदेश देता है, वकील से परामर्श लेने का अधिकार प्रदान करता है, बंदी बनाए जाने का कारण बताना जरूरी है। अब यहां पर ध्यान रखना, दो अपवाद है, एक तो शत्रु देश के निवासियों को यह प्राप्त नहीं है यह अधिकार, दूसरा निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। और याद रखना, निवारक निरोध का मतलब क्या है, व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार करना, शक के आधार पर। उद्देश्य व्यक्ति को गिरफ्तार करना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। और इसमें यह भी याद रखना, सामान्यतः गिरफ्तारी कितने महीने, 3 महीने तक की जा सकती है। और अब तक संसद ने निवारक निरोध के तहत कौन कौन से कानून बनाए, निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त कर दिया गया, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा कानून 1971 जो 1978 में समाप्त कर दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका 1980 और टाडा कानून 1985 जो 95 में समाप्त कर दिया गया, पोटा कानून 2002 जो 2004 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यह था 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 में 6 नागरिक स्वतंत्रता, 20 में अनुच्छेद 20 की बात करें अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, और अनुच्छेद 22 है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट जो अपना अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 की बात करें, ये दोनों ही अनुच्छेद 23 और 24 दोनों के दोनों व्यक्ति को शोषण करने से या व्यक्ति का शोषण करने से रोकते हैं। अनुच्छेद 23 है, कहता है मानव दुर्व्यापार, बेगार प्रथा और बलात् श्रम का क्या करता है, ये निषेध करता है, मना करता है। ये मानव दुर्व्यापार का मतलब तो क्या है, सबसे पहले मानव दुर्व्यापार की बात करें, मनुष्य, स्त्री, बच्चों को वस्तुओं की तरह खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, मानव दुर्व्यापार। बेगार प्रथा का मतलब क्या है, बिना पैसे दिए काम करवाना या न्यूनतम निर्धारित जो मजदूरी है उससे कम मजदूरी देकर काम करवाना क्या कहलाता है, बेगार प्रथा। बलात् श्रम का मतलब है इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, क्या कहलाता है, बलात् श्रम कहलाता है। इन सब का क्या कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। मानव दुर्व्यापार की विस्तृत बात करें तो इसमें ध्यान रखना, दास प्रथा भी आ जाती है, देवदासी प्रथा भी आ जाती है, वेश्यावृत्ति भी आ जाती है, वेश्यावृत्ति भी आ जाती है। इन सब का क्या कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। मनुष्य, स्त्री, बच्चों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो यह दंडनीय अपराध है। हालांकि इसका एक अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, यानी राज्य है सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य रूप से कार्य करवा सकता है। उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान है, उसके तहत सरकार निर्देश जारी कर सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में 2 घंटे अनिवार्य रूप से सफाई कार्य करना ही पड़ेगा। लेकिन राज्य ऐसा करते समय किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। या तो राज्य सार्वजनिक सेवा आरोपित नहीं करेगा, और अगर अनिवार्य रूप से कोई सेवा आरोपित कर देता है तो किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यह सब
के साथ अनिवार्य रूप से लागू होगा। अब ध्यान देना, इस अधिकार को लागू करने के लिए शोषण से मुक्ति के लिए संसद द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। ये कानून काफी बार पूछे जाते हैं। एक तो बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निवारण अधिनियम 1976 में बनाया गया, जिसमें बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, अनैतिक मानव व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बनाया गया, जिसमें अनैतिक मानव व्यापार है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो अनुच्छेद 23 है वो व्यक्तियों को शोषण से बचाता है। ये मानव दुर्व्यापार, बेगार प्रथा, बाल श्रम की मनाही करता है, निषेध करता है। हालांकि राज्य को छूट देता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा आरोपित कर सकता है, लेकिन यह कहता है कि राज्य अगर ऐसा करता है तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और इससे रिलेटेड जो दो कानून है वो किसके द्वारा बनाए गए, संसद के द्वारा। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निवारण अधिनियम 1976 में बनाया गया और अनैतिक मानव व्यापार निवारण अधिनियम था 1956 बनाया गया, जिसमें बंधुआ मजदूरी अनैतिक मानव दुर्व्यापार है उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अगर अभी भी कोई करता है ऐसा तो वो दंडनीय अपराध है, उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में नेक्स्ट अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। बाल श्रम का निषेध करता है। यह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक है उनको कारखाने हैं, खान है या अन्य खतरनाक स्थल है वहां पर नियोजित नहीं किया जा सकता, काम नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 24 साफ साफ मना करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक है उनसे खतरनाक स्थल, कारखाने, खान आदि में नियोजित नहीं किया जा सकता। और बाल श्रम का निषेध करने के लिए संसद के द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में बनाया गया, जिसमें बाल श्रम को समाप्त कर दिया गया। हालांकि इसमें बाद के दौर में काफी संशोधन किए गए और उसमें कुछ जगहों पर 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई और बाकी की पर 14 वर्ष निर्धारित है। तो याद रखना 14 वर्ष से कम उम्र के बालक है उनको कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। आगे बात करें, बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो बंधुआ मजदूर है उनकी मुक्ति के लिए काम करता है, बनाम भारत संघवाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया और अपने डिसीजन में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि भाई बाल श्रम है वो बच्चों का शोषण करता है, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम को जड़ से समाप्त करने का निर्देश जारी किया। और साथ ही कहा कि बालकों की शिक्षा के साथ साथ या बालकों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी है। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघवाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय की दो निर्णय याद रखना। पहला कि इसमें बाल श्रम को जड़ से समाप्त करने हेतु निर्देश जारी किया और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न केवल बालकों को शिक्षा का अधिकार है बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का भी अधिकार है, अतः बालकों को कारखाने, खान या अन्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार एक बार आज की क्लास को दोबारा से दोहरा लेते हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक, जिसमें अनुच्छेद 19 में 6 नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई है। पहली विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके अलावा दूसरी शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी संघ संगठन सहकारी बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, युवा संगठन है वो सारे के सारे शामिल है। इसके अलावा चौथी जो स्वतंत्रता है भारत के अंदर अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, यह केवल भारत के भीतर भ्रमण की स्वतंत्रता देता है। विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में। इसके अलावा भारत के किसी भी भाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, पहले अफवाह था जम्मू कश्मीर, आजकल उससे विशेष दर्जा छीन लिया गया तो जम्मू कश्मीर में भी हम बस सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यापार, आजीविका या वृत्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है।
इसके अलावा अनुच्छेद 21 है, वो जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। ये जो अधिकार है प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के सबसे निकट है। आजकल मेनका गांधीवाद था, उसमें इसका और भी विस्तार कर दिया गया है। अब इसमें गरिमायुक्त जीवन या स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, त्वरित सुनवाई, निजता का अधिकार आदि इसमें शामिल है। और अनुच्छेद 21 क में पड़ा निशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो कि लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। अनुच्छेद 22 में हमने पढ़ा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, और अंत में हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 23 और 24 के बारे में हमने काफी विस्तृत चर्चा की। अगली क्लास में हम स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।